है, बास्क रिसर्च का में ही मैं सहभागी हूँ। और ये जो वेबिनार हम कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं राजस्थान में डोमेस्टिक कैटेगरी के जो कंज्यूमर्स हैं, उनका टैरिफ स्ट्रक्चर डिस्कस करने के लिए। तो इससे पहले कि हम शुरुआत करें, मैं एक थोड़ा स्ट्रक्चर बता दूं आपको। बास्क रिसर्च फाउंडेशन ने इसी डोमेस्टिक कैटेगरी के टैरिफ स्ट्रक्चर पे एक एनालिसिस किया है, जिसको मेरी साथी साक्षी गुप्ता प्रेजेंट करेंगी। उसके बाद हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स हैं, हम उनसे कुछ विशेष टिप्पणी लेंगे। फिर जो भी अगर कुछ क्वेश्चंस लोगों के होंगे, हम वो लेने का प्रयास करेंगे और फाइनली हम एक क्लोजिंग के साथ इसको समाप्त करेंगे। तो जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि क्रॉस सब्सिडाइजिंग का एक कंसेप्ट पावर सेक्टर में है ही बेसिकली। जो घरेलू उपभोक्ताएं होते हैं, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स होते हैं, या जो मतलब रिलेटिवली पुअर कंज्यूमर्स होते हैं, उनको एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई से कम दर पे बिजली दी जाती है। और जो क्षतिपूर्ति या जो हानि इसमें डिस्कॉम को होती है, उसकी क्षतिपूर्ति हाई पेइंग कंज्यूमर्स जैसे इंडस्ट्रियल या कमर्शियल होते हैं, उनसे ज्यादा बिजली की दर लेके की जाती है। क्रॉस सब्सिडाइजेशन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में भी डिफाइंड है, और नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2005 का जो है, उसमें भी ये कहते हैं कि कंज्यूमर जो पावर्टी लाइन के नीचे है, उनको एक स्पेसिफाइड लेवल का कंजप्शन है, 30 यूनिट या 50 यूनिट, उसमें तो सपोर्ट मिलना ही चाहिए टैरिफ में। और कम से कम 50% ऑफ एवरेज टैरिफ का कॉस्ट जो हो, एटलीस्ट उतना तो उनको सपोर्ट दिया जाना चाहिए। तो इसी संदर्भ में, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मल्टी ईयर टैरिफ पिटीशंस अभी तीनों डिस्कॉम्स ने राजस्थान में दायर कर रखी हैं। उसमें उन्होंने मोटे तौर पे वही टैरिफ स्ट्रक्चर अपनाया है जो कि वो पिछले सालों में उनका रहा है। और उसी टैरिफ स्ट्रक्चर का एक एनालिसिस करते हुए एक एनालिसिस बास्क रिसर्च फाउंडेशन ने करने की किया है। इस एनालिसिस में हमने ये कोशिश की है कि हम देखें कि सब्सिडी का, ये जो क्रॉस सब्सिडी का बेनिफिट है, ये सबसे निचले तबके को जा रहा है जो कि 50 यूनिट तक कंज्यूम करता है, या इसका ज्यादा फायदा वो लोग उठा रहे हैं जो 300, 400, 500 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसी एनालिसिस के बाद कुछ विसंगतियां, कुछ एनोमलीज हमको टैरिफ स्ट्रक्चर में मिली हैं। बेसिकली हम उन्हीं के उसी एनोमलीज, विसंगतियों को देखते हुए हमने एक ऐसा टैरिफ स्ट्रक्चर भी प्रपोज किया है जिससे कि क्रॉस सब्सिडीज का जो बेनिफिट है, वो सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा जो निचले तबके के लोग हैं या जिनका कंजम्पशन कम है, उनको मिले, और उसके बाद उन लोगों को मिले जो कि ज्यादा समर्थ हैं या जिनका 300, 400, 500 यूनिट्स का कंजम्पशन है। MYT पिटीशंस में ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सेम स्ट्रक्चर डिस्कॉम ने प्रपोज किया है, तो वो अकॉर्डिंगली ऑल्टरेशन अभी कर सकते हैं। अभी कमेंट्स जाने हैं इसके ऊपर। तो इसी के साथ मैं मेरी साथी साक्षी गुप्ता को इनवाइट करूंगा कि वो अपनी प्रेजेंटेशन दें। और नमस्ते, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और मैं बास्क में एज अ रिसर्च एसोसिएट काम कर रही हूँ। बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो जैसा कि हाल ही में राजस्थान की तीनों डिस्कॉम्स ने RERC के समक्ष MYT पिटिशंस दायर किए हैं। इन MYT पिटिशंस में जो राजस्थान के घरेलू उपभोक्ता हैं, घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए भी एक नया टैरिफ स्ट्रक्चर उन्होंने पेश किया गया है। हमारे इस एनालिसिस को करने का मुख्य उद्देश्य जो राजस्थान का एग्जिस्टिंग टैरिफ स्ट्रक्चर है, उसकी पारदर्शिता और निष्पक्षता को समझना था, और साथ ही में ये भी समझना था कि वो घरेलू उपभोक्ताओं के लिए कितना अफोर्डेबल है। तो इस एनालिसिस के लिए हमने घरेलू उपभोक्ताओं की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनके कंजम्पशन लेवल के आधार पर हमने 6 हाउस होल्ड प्रोफाइल्स कंसिडर करी हैं, और इन प्रोफाइल्स के लोड कंजम्पशन में होने वाले सीजनल वेरिएशन का हमने एस्टिमेशन किया है। यहाँ पे जो गर्मियों और सर्दियों के मौसम हमने लिए हैं, ये बेसिकली हायर और लोअर कंजम्पशन सीजन्स को दर्शा रहे हैं। लोड एस्टिमेट करने के बाद एग्जिस्टिंग टैरिफ स्ट्रक्चर के आधार पर जो एवरेज पर यूनिट कॉस्ट और क्रॉस सब्सिडी का फायदा कितना मिल रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हर एक हाउस होल्ड प्रोफाइल में किस प्रकार से हो रहा है, उसका हमने एक एनालिसिस किया है।
और एनालिसिस के बाद में जो कमियां सामने आई एग्जिस्टिंग टैरिफ स्ट्रक्चर के अंदर, उनको ध्यान में रखते हुए हमने एक नया टैरिफ स्ट्रक्चर प्रपोज किया है जो कि इन कमियों को एड्रेस करता है। अगर हम घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के शेयर की अगर हम बात करें, तो आप देखेंगे कि जो स्मॉल डोमेस्टिक और बीपीएल कंज्यूमर्स हैं, जिनका कंजम्पशन लेवल कम है, उनका नंबर ऑफ कंज्यूमर्स का शेयर लगभग 40% तक आता है। वहीं उनका जो कनेक्टेड लोड है वो लगभग 33% तक है। लेकिन अगर हम उनके मंथली कंजम्पशन की बात करें, तो ये लगभग 20% तक ही आ जाता है। वहीं अगर हम ऐसे कंज्यूमर्स की बात करें, ऐसे उपभोक्ताओं की बात करें जिनका कंजम्पशन 300 यूनिट पर मंथ से ज़्यादा है, तो आप पाएंगे कि ऐसे कंज्यूमर्स, ऐसे उपभोक्ता लगभग 3% तक ही हैं। वहीं उनका जो कनेक्टेड लोड है वो लगभग 9% तक है। लेकिन अगर हम उनके मंथली कंजम्पशन की बात करें, तो ये लगभग 36% तक आ जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। मुझे उम्मीद है कि आप राजस्थान के एग्जिस्टिंग टैरिफ स्ट्रक्चर से अवगत होंगे। सो अगर मैं एनालिसिस की बात करूं, तो जैसा कि मैंने बताया कि घरेलू उपभोक्ताओं की आर्थिक स्थिति को देखते हुए हमने उनके कंजम्पशन लेवल के आधार पे उनको 6 हाउस होल्ड प्रोफाइल्स हमने कंसिडर करी हैं। इन हाउस होल्ड प्रोफाइल्स में किस किस प्रकार के उपकरण वो यूज में आ रहे हैं, और हर एक उपकरण औसतन एक दिन में कितने घंटे काम में आ रहा है, इनके आधार पर हमने हर एक हाउस होल्ड प्रोफाइल के लिए हमने लोड प्रोफाइल जनरेट करी है। और यही चीज़ हमने गर्मियों के साथ साथ सर्दियों के सीजन के लिए भी करी है। लोड प्रोफाइल जनरेट करने के बाद हमने हर एक हाउस होल्ड प्रोफाइल के लिए टोटल मंथली लोड और टोटल मंथली कंजम्पशन गर्मियों और सर्दियों के मौसम के लिए हमने एस्टिमेट किया है। लोड एस्टिमेशन के बाद एवरेज पर यूनिट कॉस्ट एनालिसिस के लिए हमने राजस्थान के एग्जिस्टिंग टैरिफ स्ट्रक्चर के अलावा दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र के टैरिफ स्ट्रक्चर को भी कंसिडर करते हुए हर एक हाउस होल्ड प्रोफाइल के करस्पॉन्डिंग उनको एवरेज पर यूनिट कॉस्ट कितनी देनी पड़ेगी, उसका एक एनालिसिस किया है। इस एनालिसिस में अगर आप देखें, तो गर्मियों के मौसम में एग्जिस्टिंग टैरिफ राजस्थान के एग्जिस्टिंग टैरिफ स्ट्रक्चर के हिसाब से, अगर जो लोअर कंजम्पशन हाउस होल्ड प्रोफाइल्स हैं, उनका एवरेज पर यूनिट कॉस्ट लगभग 5.5 रुपए से 7 रुपए तक जा रहा है। वहीं जो हायर कंजम्पशन प्रोफाइल्स हैं, उनका पर यूनिट कॉस्ट लगभग 8 रुपए तक जा रहा है। वहीं अगर हम सर्दियों की बात करें, तो जो लोअर लोअर इनकम हाउस होल्ड प्रोफाइल्स हैं, उनका लगभग 12 रुपए पर यूनिट तक उनको कॉस्ट देना पड़ रहा है। वहीं जो हायर हाउस होल्ड प्रोफाइल्स हैं, उनको लगभग 8 रुपए पर यूनिट तक ही देना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर हम क्रॉस सब्सिडी के फायदे का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है हर एक हाउस होल्ड प्रोफाइल के अंदर, उसकी अगर हम बात करें, तो आप देखेंगे कि जो आर्थिक रूप से सक्षम वर्ग है, जो हायर हाउस होल्ड प्रोफाइल्स हैं, उनको क्रॉस सब्सिडी का फायदा लोअर हाउस होल्ड प्रोफाइल्स के मुकाबले ज़्यादा मिल रहा है, लोअर कंजम्पशन हाउस होल्ड प्रोफाइल्स के मुकाबले ज़्यादा मिल रहा है। वहीं जो अगर हम सर्दियों की बात करें, सर्दियों के मौसम में जो लोअर इनकम हाउस होल्ड प्रोफाइल्स हैं, उनको क्रॉस सब्सिडी का फायदा बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है, बल्कि उनको तो अपने एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई से ज़्यादा रेट पे उनको पे करना पड़ रहा है। इन्हीं कमियों को ध्यान में रखते हुए हमने एक नया टैरिफ स्ट्रक्चर रिकमेंड किया है, जो कि स्लैब वाइज टैरिफ पे बेस्ड ना होके फ्लैट रेट टैरिफ पे बेस्ड है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, तो मान लीजिए कोई उपभोक्ता है जो D3 कंज्यूमर कैटेगरी में आता है, और उसका मंथली कंजम्पशन 300 यूनिट है। तो उसे पूरे 300 यूनिट के कंजम्पशन के लिए 7.55 रुपए पर यूनिट का एनर्जी चार्ज देना होगा, ना कि स्लैब वाइज चार्ज उससे लगेगा। इस टैरिफ स्ट्रक्चर को बनाते समय हमने ये माना है कि जो डिस्कॉम्स को घरेलू उपभोक्ताओं से जो इनकम मिल रही है, उस पे कोई बदलाव नहीं हो रहा है नए टैरिफ स्ट्रक्चर के आने से।
यही रिकमेंडेड टैरिफ स्ट्रक्चर के आधार पे अगर हम वापस से एवरेज कॉस्ट पर यूनिट की एनालिसिस करें, तो आप देखेंगे कि जहां पहले लगभग ₹5.5 पर यूनिट कॉस्ट देनी पड़ रही थी उपभोक्ताओं को, वो घटकर लगभग ₹4.5 पर यूनिट हो गई है। और इसी प्रकार जैसे जैसे कंजम्पशन लेवल बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हमको एक लीनियरली इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिलता है एवरेज पर यूनिट कॉस्ट में। और इसी प्रकार से अगर हम सर्दियों की बात करें, तो जहाँ पहले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को लगभग ₹12 पर यूनिट का कॉस्ट, एवरेज पर यूनिट कॉस्ट देना पड़ रहा था, वो घटकर लगभग ₹7 पर यूनिट हो गया है रिकमेंडेड टैरिफ स्ट्रक्चर में। और इसी प्रकार जैसे जैसे हाउस होल्ड मतलब जैसे जैसे कंजम्पशन लेवल बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हमें यहाँ पे भी एवरेज पर यूनिट कॉस्ट बढ़ती जा रही है। अगर हम क्रॉस सब्सिडी के फायदे की बात करें, तो आप देखेंगे कि जो हायर हाउस होल्ड प्रोफाइल्स हैं, हायर कंजम्पशन हाउस होल्ड प्रोफाइल्स हैं, उनको क्रॉस सब्सिडी का फायदा बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है गर्मियों के मौसम में। और वहीं जो लोअर इनकम हाउस होल्ड प्रोफाइल्स हैं, उनको पहले के मुकाबले ज़्यादा क्रॉस सब्सिडी का फायदा मिल रहा है। इसी प्रकार से सर्दियों में जहाँ पहले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को कुछ भी फायदा नहीं मिल रहा था, उनको थोड़ा थोड़ा फायदा मिलने लगा है। इसी प्रकार अगर हम एवरेज बिलिंग रेट हर एक हाउस होल्ड, हर एक कंज्यूमर कैटेगरी के करस्पॉन्डिंग जो एवरेज बिलिंग रेट की रेंज उनको मिल रही है, उसका अगर हम एक अनुमान लगाएं, तो आप देखेंगे कि एग्जिस्टिंग और रिकमेंडेड टैरिफ स्ट्रक्चर के एग्जिस्टिंग टैरिफ स्ट्रक्चर में पहले जो लोअर कंजम्पशन कैटेगरीज थी, उनको हायर एवरेज बिलिंग रेट देनी पड़ रही थी। वहीं अगर हम रिकमेंडेड टैरिफ स्ट्रक्चर की बात करें, तो जैसे जैसे कंजम्पशन लेवल बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे उसी प्रकार एवरेज बिलिंग रेट भी बढ़ती जा रही है। वहीं अगर हम क्रॉस सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज की बात करें, तो आप देखेंगे कि रिकमेंडेड टैरिफ स्ट्रक्चर में जो लोअर कंजम्पशन प्रोफाइल्स हैं, लोअर कंजम्पशन कैटेगरीज हैं, उनको क्रॉस सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूशन उनको सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज उनको ज़्यादा मिल रही है। वहीं जो हायर कंजम्पशन कैटेगरीज हैं, उनको क्रॉस सब्सिडी का फायदा बिल्कुल नहीं मिल रहा है। इसी के साथ मैं अपनी प्रेजेंटेशन समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। प्रॉब्लम के लिए क्षमा चाहेंगे। तो जैसे कि हम जानते ही हैं कि बिजली अपने आप में राजस्थान में एक ज्वलंत मुद्दा है। मतलब जो लोग 100 और 200 यूनिट कंज्यूम करते हैं, उनके लिए भी बिजली एक इशू आजकल बना हुआ है। सबका कहना है कि राजस्थान में बिजली काफी महंगी है। तो ऐसे में जैसे कि साक्षी ने अपना एनालिसिस प्रस्तुत किया, जो निचले तबके के लोग हैं, अगर उनका भी हम देखें तो उन तक भी सब्सिडी का पूरा फायदा नहीं पहुंच पा रहा है। और कुछ केसेस में यानी तो वो ज्यादा पे कर रहे हैं एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई से भी। तो इसी के साथ मैं डिस्कस अपना कुछ स्पेशल कमेंट्स इनवाइट करना चाहूंगा। अभिषेक कुमार इंडिक एसोसिएट से जुड़ने वाले थे हमारे साथ, शायद वो नहीं जुड़ पाए हैं हमारे साथ। मैं ए के बोरा जी से बात करना चाहूंगा। सर, आप सुन सकते हैं मुझे? ए के बोरा सर, एम आई ऑडिबल? Anshuman, I think he was having audio issues. He messaged in the group. He mentioned it. Right. Okay. तो मैं अभी फिर प्रतीक है हमारे साथ। प्रतीक CEW जो संस्था है उसके साथ जुड़े हैं और उत्तर प्रदेश में काफी एक्सटेंसिवली काम किया है उन्होंने। प्रतीक, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका इस रिगार्डिंग क्या एक्सपीरियंस रहा है उत्तर प्रदेश में, और आपके क्या थॉट्स हैं जो एनालिसिस हमने प्रस्तुत किया उस पे। प्रतीक, आई होप आई एम ऑडिबल टू यू। Yeah. Thank you, Anshuman, and thank you, Sakshi, for the nice presentation. सबसे पहले तो मैं आई थिंक बास को धन्यवाद करना चाहूंगा कि कोई भी संस्था आई थिंक हिंदी में ऑर्गेनाइज नहीं कराती है। जो रीजनल लैंग्वेज है वो सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है। आज तक लोगों तक अगर आपको मुद्दे लेके जाने हैं, वो सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है। आई थिंक इसको ऑर्गेनाइज
लोकल भाषा में ऑर्गेनाइज कराना, जो अपने यहाँ सब लोग समझ सकें, जो वो आई थिंक सबसे कमेंडेबल थिंग है यहाँ पर। और जहां तक यूपी की बात है, आई थिंक यूपी बहुत डिफरेंट नहीं है राजस्थान से। हमारे यहाँ भी इसी तरह के इशू चले आ रहे हैं कि जो अल्ट्रा लो कंज्यूमिंग कंज्यूमर्स हैं, वहां पर अफोर्डेबिलिटी का बहुत बड़ा इशू है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ डोमेस्टिक में 3 कैटेगरी डिफाइंड है, 3 सब कैटेगरीज डिफाइंड है डोमेस्टिक के अंदर। एक लाइफलाइन जो कि आपके यहाँ सबसे नीचे तबके का माना जाता है, फिर एक रूरल और एक अर्बन। तो एक कंज्यूमर जो 50 यूनिट कंज्यूम कर रहा है, चाहे वो आपका लाइफलाइन में आता हो, चाहे अर्बन में आता हो, चाहे रूरल में आता हो, वो क्या कर रहा है, बहुत हाई टैरिफ कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि एग्जाम्पल के तौर पर देखें, अगर एक कंज्यूमर को लाइफलाइन है, वो 50 यूनिट कंज्यूम कर रहा है, तो यूपी में हमारे यहाँ 200 रुपए पे कर रहा है वही 50 यूनिट कंज्यूम करने के लिए। और अगर रूरल कैटेगरी में उसको कनेक्शन मिला हुआ है तो वो 270 रुपए पे करता है लगभग। और अर्बन में है तो 380 रुपए। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि एक वही 50 यूनिट कंज्यूम करने वाला कंज्यूमर, वो कोई डिफरेंट कंज्यूमर नहीं है, भले ही उसका कनेक्शन चेंज हो गया है, अभी वो लाइफलाइन से अर्बन में मूव हो गया, लेकिन उसका कंजम्पशन वही रहा। तो होता क्या है कि डिफरेंट कंज्यूमर जो, मतलब यही एक कंज्यूमर जो 50 यूनिट कंज्यूम कर रहा है, वो डिफरेंट रेट्स पे कर रहा है। और इससे क्या हो रहा है, और बड़ी प्रॉब्लम्स इकट्ठी हो रही हैं डिस्कॉम्स के लिए, जैसे कि डिस्ट्रस्ट। अब वही 50 कंज्यूम करने वाला डिफरेंट अगर रेट पे कर रहा है, तो सभी कंज्यूमर्स अपने बिल को ट्रस्ट नहीं करते हैं। कोई कहता है कि मेरा तो 200 आया, कोई कहता है मेरा 370 आया। तो होता क्या है कि इसकी वजह से डिस्ट्रस्ट क्रिएट होता है, और इसकी वजह से पुअर कलेक्शन एफिशिएंसी, जो कि हम सब समझते हैं कि वही एक मेजर कारण है कि डिस्कॉम्स की आजकल फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी बुरी क्यों है। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा इशू है कि एक क्लियरिटी मिले कि जो हमारे लो कंज्यूमिंग कंज्यूमर्स है, उसको वाकई में ही सपोर्ट की जरूरत है। और मुख्य कारण बहुत सारे हैं कि वो इतना पे क्यों नहीं कर पाता, उसके पास इरेगुलर इनकम्स हैं, अफोर्डेबिलिटी के चैलेंज हैं जो कि आप लोगों ने भी बताया, प्लस और भी जो डिस्काउंट के इनहेरेंट चैलेंजेस है कि उसको इनएक्यूरेट बिल मिलता है, इनफ्रीक्वेंट बिल मिलता है, इनसफिशिएंट पेमेंट मोड्स मिलते हैं। बट हमारे यहाँ यूपी में अभी शायद इस पर काफी काम भी चल रहा है, जिसमें इन लोगों ने पेमेंट मोड्स की व्यवस्था तो काफी बेटर कर दी है, बिल भी अब एक्यूरेट देने की कोशिश करी जा रही है। प्लस हमारा एक एनालिसिस हमने यूपी में किया था, जिसमें हमने ये पाया कि इस तरह के कंज्यूमर्स जो कि अल्ट्रा लो कंज्यूमिंग कंज्यूमर्स है, 50 यूनिट वाले, अभी यहाँ का सिस्टम खाली 10% उनको कंसीडर करता है कि ऐसे टोटल कंज्यूमर हमारे यहाँ 10% है। बट हमारी एनालिसिस हमें ये कहती है कि लगभग 40% कंज्यूमर्स हैं। एंड आई थिंक सिस्टम को रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि हमारे यहाँ 10 नहीं 40% कंज्यूमर है जिसको इस सेफ्टी नेट की जरूरत है, जिसको इस टैरिफ सपोर्ट की जरूरत है। तो आई थिंक यूपी और राजस्थान सिमिलर केस है। यूपी में भी अभी वो उस तरह के इश्यूज हैं जहाँ पे उनको क्लियरली काम करना होगा। एंड आई थिंक आपका जो टैरिफ स्ट्रक्चर जो आपने क्लियरली प्रपोज किया है, एंड आई थिंक दैट इज हाईली प्रोग्रेसिव। उसमें आप ये कहना चाह रहे हैं क्लियरली कि जो हाई कंज्यूमिंग कंज्यूमर्स हैं, जो काफी ज्यादा कंजम्पशन करते हैं, वो किसी ना किसी तरह का क्रॉस सब्सिडी सपोर्ट प्रोवाइड करें नीचे के कंज्यूमर्स को। एंड आई थिंक वही टैरिफ का प्रिंसिपल भी एक है कि जो हाई पेइंग कंज्यूमर है, दे शुड वो क्रॉस सब्सिडी प्रोवाइड करें नीचे तबके वाले कंज्यूमर्स को। वो आई थिंक अच्छी चीज है जो आपके इसमें प्रपोजल में है। एंड अगर हम लंबे तौर पे देखें तो आई थिंक क्रॉस सब्सिडी जो है बहुत लंबे तौर पे चलने वाला सॉल्यूशन नहीं है। गवर्नमेंट भी इस पे काफी काम कर रही है। मैं देख रहा था कि जो क्रॉस सब्सिडी और कैटेगरी से जो आती है, सीएनआई कंज्यूमर्स, कमर्शियल इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स की, राजस्थान में वो हार्डली 10% मीट कर पा रही है टोटल रिक्वायरमेंट की। 18-19 में आई थिंक कम से कम 16,000 करोड़ की क्रॉस सब्सिडी की रिक्वायरमेंट थी राजस्थान में, बट ओनली 10% was coming from CNI consumers, commercial and industrial consumers. So I think क्रॉस सब्सिडी बहुत लंबे तौर पे चलने वाला सोल्यूशन नहीं है। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में वो काम कर जाए। अगेन द गवर्नमेंट सब्सिडी हैज टू बी इंक्रीज्ड, बट अगेन दैट इज आल्सो अ बिग चैलेंज। मतलब अगर आप देखें जो सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो भी अब राजस्थान में आई थिंक काफी हाई लेवल पर पहुंच गई है, अनसस्टेनेबल लेवल से पहुंच गई है। और गवर्नमेंट को डेफिनेटली और भी बहुत सारी चीजों पर फोकस करना पड़ता है, अपना एक्सपेंडिचर, सोशल सेक्टर स्कीम्स पे काम करना पड़ता है। तो वो भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन नहीं है। आई थिंक राजस्थान के पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं कि वो एक अफोर्डेबल टैरिफ प्रोवाइड करे डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर्स, और इंश्योर करे कि जैसा आपका थीम भी है कि इक्विटेबल टैरिफ हो, उसको अपनी एफिशिएंसी पे काम करना पड़ेगा, बोथ ऑपरेशंस में भी और पावर परचेज में भी। आई थिंक वही दो चीजें हैं, अगर उस पर वो लॉन्ग टर्म में काम करें तो ही वो अफोर्डेबल और एक इक्विटेबल टैरिफ अपने कंज्यूमर्स को प्रोवाइड कर पाएंगे। थैंक यू प्रतीक। आपने सही कहा सब्सिडीज के लिए कि क्रॉस सब्सिडी का एलिमिनेशन इज इवेंचुअली द वे जिसके अंदर पावर सेक्टर को जाना चाहिए। बट अगेन जैसे कि हमने शुरुआत में कहा था कि एमआईटी पिटीशन अभी डिस्कॉम्स ने दायर की हैं जिसमें यही टैरिफ स्ट्रक्चर
उन्होंने प्रपोज किया है। तो उसी संदर्भ और रेल में को ध्यान रखते हुए हमने ये टैरिफ स्ट्रक्चर जो रेकमेंड किया है वो है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट्स प्रतीक। मैं राकेश एके बोरा सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे अभी? मेरे ख्याल से His audio is not connected. It's showing. ठीक है। राकेश परमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। Are you able to hear me, अंशुमान? जी सर, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, एके बोरा स्पीकिंग। बोरा जी आ गए। हाँ हाँ। सर मैं I got connected. जी सर, जी 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 हाँ, सर, मैं आपसे करा दिया एक मैंने चीज 50 का समझना ट्रांसफर। चाह रहा था कि ये जो एग्जिस्टिंग टैरिफ हाँ, स्ट्रक्चर और है, मैं कल इसका आऊंगा, जेनेसिस क्या है, ये किस थोड़ा तरीके से हिसाब डिजाइन किया गया है? क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं कि एक सिंपल एनालिसिस डिस्कॉम भी समझ ही रही होगी या जानती होगी कि सब्सिडीज का एक्चुअली फायदा जो 50 यूनिट या 100 यूनिट वाले कंज्यूमर्स को हो रहा है या बड़े कंज्यूमर्स को हो रहा है। तो ये क्या कुछ पॉलिटिकल कंसिडरेशंस हैं या कुछ पॉलिटिकल इम्पैक्ट है? ये टैरिफ स्ट्रक्चर इस तरीके से डिजाइन के पीछे क्या प्रिंसिपल है सर? See, I am not able to tell you much about what is there from political point of view and all that. But मैं सिर्फ इतना सा बात बता पाऊंगा आपको कि whatever जो भी यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया गया है, ये थोड़ा बहुत ही कंजर्वेटिव होके बनाया गया है। सी इन अदर स्टेट्स अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा, जैसे अभी प्रतीक ने भी बताया कि 3 स्लैब है डोमेस्टिक के अंदर। यहाँ पे कई सारी स्लैब्स बना दी गई हैं और उनमें विद इन दी कैटेगरी में भी जो अलग अलग स्लैब्स है उनमें क्रॉस सब्सिडाइजेशन का उन्होंने जो है वो प्रॉपरली कंसिडरेशन नहीं रखा है, जिसकी वजह से कि ये थोड़ा सा इनइक्विटेबल है। अब जैसे सपोज आप अगर ये देखें कि 10 किलोवाट से नीचे और 1200 यूनिट से ऊपर का कोई कंजम्पशन, किसी का 12,000 यूनिट के ऊपर का कोई कंजम्पशन है एनुअली, तो उसका टैरिफ क्या होगा? नाउ यू कैन नॉट सी इन दी एनी टेबल कि कहाँ से बनेगा उसका टैरिफ। सो काफी सारे गैप्स इन्होंने इसमें छोड़े हुए हैं, बहुत नैरोली उन्होंने इसको मतलब कैसे भी कोई एक आइडिया लेकर के बनाया हुआ है, उस तरीके का बना हुआ है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। दे ओनली वांट कि कैसे भी करके डोमेस्टिक कैटेगरी से हम ज्यादा से ज्यादा जो है वो रेवेन्यू कैसे ले सकते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया हुआ है। कोई इसमें स्पेसिफिक सोच या कोई स्पेसिफिक सीधा सीधा कोई एक फॉर्मूला स्ट्रेट में समझ में नहीं आता है। जी सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर कमेंट। मैं राकेश परमार जी जुड़े हैं हमारे साथ। राकेश जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? राकेश जी, if you allow me, Anshuman, one point I would like to mention here. जी श्योर सर, बिल्कुल सर। सी एक जो इसमें एक जैसे आपने भी इसमें दिखाया, इतना घंटे काम करता है, इतना घंटे काम करता है, अगर कोई भी अप्लायंसेस तो कुल इतना कंजम्पशन आता है। दिस बेसिकली वी कॉल इट एज ए लोड फैक्टर। ओके, सो जो डिजाइनिंग होना चाहिए टैरिफ का वो इसी तरीके से होना चाहिए। डोमेस्टिक सेक्टर के अंदर 15% से लेकर के 25% के बीच में लोड फैक्टर कंज्यूमर का जो है वो रहता है। जनरली जो अप्लायंसेस घर में जितना भी होता है उसको यूज करने का एक डाइवर्सिफिकेशन होता है। उस डाइवर्सिफिकेशन को कंसिडर करते हुए 15 to 25% के बीच में उसका लोड फैक्टर ऑपरेशंस का रहता है ड्यूरिंग द मंथ। तो उसी के अकॉर्डिंगली उनको कंजम्पशन को ध्यान में रखते हुए कि अगर 15% लोड फैक्टर है तो ये टैरिफ स्ट्रक्चर में फाल करना चाहिए, 20% में तो इसके आसपास आ जाना चाहिए, 25 पे तो इसके आसपास आ जाना चाहिए। ऐसे करके स्लैब्स डिसाइड करी जाती हैं इन दी कैटेगरी। लेकिन यहाँ पे उसका कोई फॉलो नहीं किया इन्होंने जी। और वो आपके प्रेजेंटेशन बहुत क्लियरली समझ में आता है। यही चीज को अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आता है कि लोड फैक्टर को ही आपने कंसिडर किया। बेसिकली जो आपने आवर्स जब निकाले और उसको दिखाया है वो बेसिकली उसका आइडिया वही है। ओके जी सर, जी थैंक यू वेरी मच सर, धन्यवाद सर आपकी टिप्पणी के लिए। राकेश कुमार जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर। जी राकेश जी, हेलो जी राकेश जी, आवाज आ रही है आपकी। नमस्कार राकेश जी। हाँ जी,
राकेश जी, एक चीज मैं समझना चाहूंगा आपसे, जैसे कि अभी हमारा यहाँ पे स्मॉल डोमेस्टिक कंज्यूमर जो एक कैटेगरी है जिसमें 50 यूनिट तक मतलब गवर्नमेंट की सब्सिडी भी है और क्रॉप सब्सिडी में कुछ विसंगतियां हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये 50 यूनिट का मतलब मैं प्रैक्टिकली आपसे समझना चाहूंगा कि मतलब अगर आपका कभी इस तरीके की कैटेगरी के कंज्यूमर से इंटरेक्शन हुआ ही होगा, तो प्रैक्टिकली ये 50 यूनिट क्या मंथली होता है? मतलब ये क्योंकि डिस्कॉम भी आर्टिफिशियली सप्रेस करने की बात करती है, वो जो कि पिटीशन में लिखा है उन्होंने, विच इज नॉट क्लियर, मतलब जो हमें भी क्लियर नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या 50 यूनिट में मतलब किसी परिवार का गुजारा पूरे 12 महीने पॉसिबल है? मतलब क्या प्रैक्टिकल क्या इम्प्लीकेशंस है सर? जी सर, मैंने जो देखा है फील्ड में, तो 50 यूनिट में गुजारा नहीं हो पाता है, केवल कुछ महीनों में हो पाता है, सर्दियों के मौसम में। अच्छा जी। तो इसमें ऐसा होता है कि जैसे ही अब गर्मियों के मौसम आ रहे हैं तो 50 से ऊपर यूनिट आती है उसकी। तो जैसे ही 50 यूनिट से ऊपर का उपयोग होता है तो उसका जो कॉस्ट 50 यूनिट के बाद की जो कॉस्ट है वो अलग दर से लगती है, और जो फिक्स चार्ज है वो 100 से वो भी ऊपर चला जाता है जी। 230 रुपये हो जाता है नॉर्मल कंज्यूमर की बजाय। तो इसलिए इसको भी थोड़ा बढ़ाने की आवश्यकता है मेरे विचार से। ओके जी सर। ठीक है सर जी, धन्यवाद राकेश जी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा डीडी अग्रवाल जी से, जो डिस्कॉम में भी काम कर चुके हैं और अदरवाइज भी समता पावर से हैं और इन इश्यूज पे एक्टिव हैं। सर आप अपने कुछ थॉट्स शेयर करें प्लीज। सर, सही बात तो यह है कि ये जो बीपीएल और जो कैटेगरी बना रखी है, जो कंजम्पशन इनको दे रहे हैं 50 यूनिट या 100 यूनिट, आज के टाइम में प्रैक्टिकल है ही नहीं। क्योंकि हर एक, चाहे आप कच्ची बस्ती में चले जाइए चाहे कहीं चले जाइए, हर एक आजकल कूलर मेंटेन करने लग गया, हर एक कोई पंखा वगैरह मेंटेन करता है। अब बहुत ही जो बिल्कुल ही गरीब है, जो बिल्कुल जिसको आपने जोर जबरदस्ती में कनेक्शन दे दिया, उसकी बात अलग है, उसके भी महीने 2-4 महीने बाद उसका कंजम्पशन बढ़ जाता है। तो ये एक बुलावा है कि 50 यूनिट तक काम चलता है, 50 यूनिट तक काम नहीं चलता। वो गवर्नमेंट जो सब्सिडी की बात कर रही है, इनको भाई हम 1.5 रुपए यूनिट सब्सिडी दे रहे हैं, 1.60 रुपए यूनिट सब्सिडी दे रहे हैं, ये फिक्स चार्जेस वाला जो मामला है उसको, उससे वो नहीं हो पाती। इनकी भी यूनिट 10 रुपए 12 रुपए यूनिट पड़ती है। जब कंजम्पशन कम होता है तो एवरेज में देखने आया, हम लोगों ने जब देखा तो हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आए, जैसे आप जिनके बिल कम आता है उनका एवरेज रेट जो है 10 रुपए से ऊपर पड़ रहा है। तो ये एक जो आपने टैरिफ डिजाइन की है उसमें अच्छे सुझाव है, बहुत अच्छी बात है। और इसमें एक जो मेरे को वो लगा कि जो हायर कंज्यूमर है उसकी 12 रुपए की रेट जा रही है। तो एक तरफ तो हम ये चाह रहे हैं कि सरप्लस स्टेट होने की वजह से, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ राजस्थान को सबसे पहला जो एम होना चाहिए, कंजम्पशन बढ़ाओ। जब तक कंजम्पशन आप नहीं बढ़ाओगे तब तक ये सरप्लस एक तरह से 2 रुपए 40 पैसे में जा रहा है। तो उसको, उस चीज को ध्यान में रखते हुए इनकी जो टैरिफ डिजाइन है उसको थोड़ा ढंग से करना पड़ेगा कि जो 50 यूनिट और 100 यूनिट की बात करने वाले उनको डायरेक्टली ये कहते भाई तुम्हारी तो फिक्स चार्जेस इतने हैं, तुम्हारे को इतने पैसे देने हैं, तब तो एक्चुअल सब्सिडी होगी। नहीं तो ये जो स्लैब्स बना रहे हैं वो स्लैब को नीचे रखने की कोशिश करता है, उसमें कुछ गड़बड़ शड़बड़ होती है। और उधर हमारे अभी AK गुप्ता साहब आए थे हमारे उसमें, तो उन्होंने कहा भाई 65 लाख कैसे हम कंज्यूमर्स को मेंटेन कर रहे हैं राजस्थान में जिनके कंजम्पशन 50 यूनिट से कम है। तो उनकी कॉस्ट हमको बहुत ज्यादा पड़ती है और उनको हमको क्रॉस सब्सिडाइज करना पड़ता है। तो दिस इज लाइक ए सॉर्ट ऑफ ए, हमारे हिसाब से तो ये सही नहीं है। मैंने उनको सुझाव भी दिया था कि भाई आप, इससे अच्छा तो बेटर है आप इनके यहाँ एक 500 वाट का सोलर पैनल लगा लो, जिससे एक बार 20,000 25,000 की कॉस्ट पड़ेगी, इनका खुद का जीरो कॉस्ट के ऊपर जीरो उस पर रिप्लेसमेंट पे करवा दीजिएगा, जिससे 60 यूनिट पर उसमें कंजम्पशन हो ही जाएगा। आप बिजली बोर्ड से तो छुटकारा मिलेगा इनको, परेशान होते हैं ये लोग। अब वो बोले साहब ये अलग इशू है यार, ठीक है, बट जो आपने टैरिफ डिजाइन की है उसमें डेफिनेटली उनको फायदा होने वाला है। नीचे के तबकों को जो एक दिखावा है कि भाई आप थोड़ा सब्सिडाइज कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही डिजाइन की है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और इसमें और भी सुधार की गुंजाइश है और इसमें एक्चुअल डेटाज जो बिजली बोर्ड से लेने चाहिए,
कि इन 50 यूनिट वाले कितने लोग हैं, उनको सीजनल वेरिएशंस उनके क्या हैं और उनमें क्या इफेक्ट आया है, जब तक इसका एग्जैक्ट लोग नहीं दे पाते, क्योंकि डाटा सारे अवेलेबल ही नहीं है, जो देते हैं वो डाटा सही नहीं होते, तो जो भी डिजाइन होती है वो डिजाइन थोड़ी दिनों बाद वो फेल हो जाती है। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि भाई इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, भाई आप लोग डोमेस्टिक में कितनी सब्सिडी दे रहे हैं, क्रॉस सब्सिडी कर रहे हैं, कितने लोग 7 रुपए की टैरिफ दे रहे हैं, कितने 4 रुपए की टैरिफ दे रहे हैं, कितने लोग 11 रुपए की टैरिफ दे रहे हैं। तो और उसमें एक पॉइंट ये भी है कि जो आदमी फाइनली अपना बिल देखता है, अब इसमें आप म्यूनिसिपल चार्जेस जोड़ देते हैं, अर्बन सेस जोड़ देते हैं, उसको इससे कोई मतलब नहीं है। अगर मेरे को 400 रुपए का बिल आया तो मैं 400 का बिल देखता हूँ, मेरे को इससे मतलब नहीं आपसे क्या। तो ये भी एक बहुत बड़ी खामी है कि जो तरह तरह के टैक्सेस जोड़ते हैं, तो कंज्यूमर तो ये सोचता है ये तो मेरा तो बिजली का बिल है, मेरे को इससे क्या मतलब है किस चीज का है। तो इसकी भी एक टैरिफ में कुछ न कुछ परिभाषा होनी चाहिए कि भाई इसको कैसे उस मीट आउट किया जा सके। आपकी टैरिफ डिजाइन काफी सुधार की तरफ है, पर इसमें और भी गुंजाइश है, क्योंकि एक स्टडी इसकी पहले जब तक पूरे कंज्यूमर के डाटा अवेलेबल नहीं हो सकते तब तक आप उसमें जो सुधार संभव था वो आपने सुझाव दिए हैं, बहुत अच्छे सुझाव हैं। और अगर गवर्नमेंट जब अभी सोच रही है कि भाई 10 किलोवाट से ऊपर बढ़ा दे, डबल कर दिया फिक्स चार्जेस, और फिक्स चार्जेस की तो डेफिनेशन ही चेंज करने वाले हैं, वो कह रहे हैं फिक्स चार्जेस समथिंग विच आप जितने भी जनरेटिंग स्टेशंस के फिक्स चार्जेस लगते हैं वही कंज्यूमर से चार्ज किए जाएं। तो पता नहीं क्या सिचुएशंस होंगी, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। टैरिफ डिजाइन अभी जो छोटे कंज्यूमर्स के लिए आपने बेनिफिट के लिए किया है, दिस इज रियली अप्रिशिएट। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। हमारे साथ डॉक्टर रोहित भाकर जुड़े हैं, MNIT से हैं डॉक्टर रोहित भाकर। सर, इफ यू वुड लाइक टू शेयर समथिंग ऑन दिस विद अस। Yeah, am I audible? Yeah, yes sir, you are audible. I hope sir you were able to see the presentation. Yes. पूरा मैंने प्रेजेंटेशन देखा, अच्छा लगा। अंशुमन, जो मैं बात समझ पाया इस सारे एपिसोड में, कुछ चीजें जो आपने भी रेज करी हैं और अग्रवाल साहब ने भी रेज करी है। एक जो मुद्दा उठ के आया कि आर्टिफिशियल सप्रेशन हो रहा है, ये बेसिकली जो आर्टिफिशियल आप टैरिफ स्लैब क्रिएट कर रहे हैं उसी की वजह से आर्टिफिशियल सप्रेशन होने का वो कारण है। द मोमेंट आप ये एस्टेब्लिश करते हैं कि 50 यूनिट तक वाले का इतना है, 100 यूनिट वाले का इतना है, तो आदमी कोशिश करता है कि ठीक है मेरा कंजम्पशन 50 यूनिट से ज्यादा ना जाए, तो जबरदस्ती या तो वो चोरी के ऊपर भागने की कोशिश करता है, या वो बेसिकली वो कहीं ना कहीं वो छेड़छाड़ मीटर के साथ करने की गुंजाइश रहती है। रादर देन दैट, अगर अपने, और जैसा अग्रवाल साहब ने भी कहा कि अगर फिक्स टैरिफ भी रिफ्लेक्ट होने की गुंजाइश दिख रही है, टैरिफ पटिशन में ये हो रहा है कि फिक्स टैरिफ ज्यादा से ज्यादा उसमें आपके बिल में रिफ्लेक्ट होके आए। इन दोनों सिचुएशंस के अंदर जो समस्या जो गरीब कंज्यूमर को जो दिख रही है उसमें ये होगा कि फिक्स टैरिफ जैसे ही बढ़ेगा उसकी मार जो पड़ेगी सबसे ज्यादा गरीब कस्टमर को पड़ेगी, गरीब कंज्यूमर को पड़ेगी, क्योंकि उसको चाहे उसने 5 यूनिट कंज्यूम करी हो चाहे 20 यूनिट कंज्यूम करी हो, उसका फिक्स टैरिफ बढ़ेगा उस केस के अंदर। सो उसको बचाने के लिए जरूरी है कि एक कि फिक्स टैरिफ के मैकेनिज्म में फिक्स कॉस्ट जो उसको रिफ्लेक्ट हो रही है उस केस के अंदर उसको उसका फिक्स्ड कॉस्ट टैरिफ में इंक्रीमेंट ना हो, उसका जो भी इंक्रीमेंट होना है उसके ऊपर जो इम्पैक्ट जो आए वो मिनिमम होना चाहिए। ये फिक्स कॉस्ट का टैरिफ जो है आप हाई पेइंग कंज्यूमर्स पे लगाते हैं कि ठीक है कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हैं, उनका आप फिक्स कॉस्ट टैरिफ बढ़ाते हैं, वहां तक एक चीज एक्सेप्टेबल हो सकती है। दूसरा कारण ये भी है कि जो स्मॉल कंज्यूमर है उसका सिस्टम के ऊपर सच पूछे तो फिक्स कॉस्ट के ऊपर उतना इम्पैक्ट ही नहीं पड़ रहा है। जो इम्पैक्ट पड़ रहा है सिस्टम डिजाइन का ऊपर, जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो फिक्स चार्जेस का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो बड़े कंज्यूमर की वजह से ज्यादा पड़ता है, छोटे कंज्यूमर की वजह से सिस्टम के ऊपर फिक्स कॉस्ट का इम्पैक्ट कम पड़ता है। तो आप उसको बराबर तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते। उसका जो टैरिफ है जहां तक संभव हो सके वॉल्यूमेट्रिक टैरिफ की तरफ जाना चाहिए कि अगर उसने 10 यूनिट कंज्यूम करी है तो आप 3 यूनिट लगाइए, 3 रुपए पर यूनिट लगाइए, 4 रुपए पर यूनिट लगाइए, जो भी आप रेट लगाते हैं वो उसका वॉल्यूमेट्रिक टैरिफ के ऊपर ज्यादा वो रहना चाहिए, उसी के ऊपर उसका टैरिफ बेस होना चाहिए रादर देन कि फिक्स कॉस्ट के ऊपर।
दूसरी प्रॉब्लम ये भी आएगी कि अगर आपने फिक्स कॉस्ट पे रखा, उसने कंजम्पशन किया मान लीजिए 30 यूनिट और आपने उसका फिक्स कॉस्ट आपने टैरिफ फिक्स कर रखा है, तो उसको हो सकता है जो ये प्रॉब्लम आती है कि मैंने कंजम्पशन तो मैंने 20 यूनिट ही किया, 30 यूनिट किया और बिल मेरा फिर भी 200 रुपए आ रहा है। तो उसको इस समस्या से निजात पाने के लिए जरूरी है कि लोअर कैटेगरी कंज्यूमर्स का फिक्स कॉस्ट चार्जेस जहां तक संभव हो मिनिमल से मिनिमम होना चाहिए। इसी से अगर आप वास्तव में चाहते हैं तो स्मॉल कंज्यूमर को बेनिफिट मिल सकता है फिक्स कॉस्ट चार्जेस से, और वो जितना कंज्यूम कर रहा है उतना उसके ऊपर कॉस्ट का रिफ्लेक्शन आएगा, रादर देन कि वो सिस्टम के फिक्स कॉस्ट चार्जेस बियर करे, उसके ऊपर ये इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। दूसरा, ये जो स्लैब फॉर्मेशन, जो आर्टिफिशियल स्लैब फॉर्मेशन की जो बात शुरू में मैं कर रहा था, जैसे ही आप आर्टिफिशियल स्लैब फॉर्मेशन करना शुरू करते हैं 50 यूनिट, 70 यूनिट, 100 यूनिट, देयर इज एक जबरदस्ती का एक उसके ऊपर प्रेशर है कंज्यूमर के ऊपर कि मुझे 50 से ऊपर कंज्यूम नहीं करना है या 100 से ऊपर कंज्यूम नहीं करना है। क्या वास्तव में ऐसा है कि 50 वाला गरीब है और 51 वाला गरीब नहीं है? ऐसा तो है नहीं। तो उस केस में उतना ही जरूरी है कि जो स्मॉल कंज्यूमर्स जो है उनका एक जो टैरिफ स्टेप जो है, जो स्लैब का जो चेंज है, वो सिग्निफिकेंट होने की बजाय मार्जिनल इंक्रीमेंट आप थोड़ा 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 करें, और उसको हो सकता है कि आप उसको स्लैब बनाने के बजाय आप सिर्फ उसका वॉल्यूमेट्रिक चार्जेस रखें, आप उसका पर यूनिट चार्जेस आप रखें, फिक्स कॉस्ट चार्जेस आप कम रखें, तो वो जो इम्पैक्ट जो आएगा वो आपका इम्पैक्ट उसके ऊपर कम से कम आएगा स्लैब की वजह से इम्पैक्ट होने पे। स्लैब चेंज होने की वजह से जो इम्पैक्ट आ रहा है उसको मिनिमम करने की मेरे विचार में जरूरत है एज ऑफ नाउ, ताकि उसके ऊपर ये प्रेशर नहीं पड़े कि मुझे 50 से 51 यूनिट कंज्यूम करनी है नहीं करनी है। ये इम्पैक्ट आप हायर कंज्यूमर पे लगाते हैं, ठीक है, स्मॉल कंज्यूमर पे ये इम्पैक्ट ऑब्वियसली बहुत मुश्किल हो जाता है ये जस्टिफाई करना। ये मैं आपकी सारी बातों से जो मैं समझ पाया कि शायद ये एक चीज है जिससे वास्तव में गरीब जो कंज्यूमर है उसका हित हो सकता है। जी, थैंक यू डॉक्टर रोहित। हमने ये दोनों ही चीजें हमारे प्रपोज टैरिफ स्ट्रक्चर में ध्यान रखा है, इन दोनों ही चीजों का, इसीलिए वो ज्यादा इक्विटेबल है। अब वी कैन टेक फ्यू क्वेश्चंस एट द एंड। I'll start with Prateek. Since he has raised his hand. जी प्रतीक, thank you अंशुमन। मैं रोहित सर के पॉइंट पे कुछ एक पॉइंट बोलना चाह रहा था। इनका कहना बिल्कुल ठीक है कि हाँ डेफिनेटली सबसे ज्यादा मार जो लो जो सबसे हमारे नीचे तबके का कंज्यूमर, उसी पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा अगर फिक्स चार्ज बढ़ा दिया। तो आई थिंक एक प्रपोजल ये भी हो सकता है जो उत्तराखंड में अभी लागू है, वहां पर कंजम्पशन बेसिस पे फिक्स चार्ज डिवाइड करे जा रहे हैं कि अगर आपका 50 यूनिट तक कंजम्पशन है तो ये फिक्स चार्ज, जैसे ही आप 50 यूनिट से ऊपर चले जाते हैं, 100 से ऊपर चले जाते हैं, तो ये आपका फिक्स चार्ज लगेगा। तो उसको इस तरह से लिंक किया जा सकता है डेफिनेटली। और दूसरा मेरे ख्याल से राजस्थान डिस्कॉम्स को ये भी देखना होगा कि उनका इस टैरिफ इंक्रीज की वजह से या फिर टैरिफ स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से हो सकता है रेवेन्यू न्यूट्रल चेंज हो, उनकी ओवरऑल फाइनेंशियल वायबिलिटी में क्या फर्क पड़ेगा। जहां तक 18-19 का अगर डेटा देखें राजस्थान डिस्कॉम्स का, तो उससे ये समझ में आता है कि उनकी कलेक्शन एफिशिएंसी बहुत बुरी है। बिलिंग करीब 85% के आसपास है, कलेक्शन एफिशिएंसी शायद उससे भी बुरी है। तो जैसे ही आप अगर नीचे के तबके का कंज्यूमर और आप टैरिफ बढ़ा देंगे, उतना ही उसके लिए मुश्किल हो जाएगा और पैसे देना। तो पहले अगर वो 40 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए भी दे रहा था, टैरिफ बढ़ते अब वो भी नहीं देगा। तो उनको वो ध्यान में रखना होगा कि लॉन्ग टर्म में उनकी फाइनेंशियल वायबिलिटी और खराब हो जाएगी अगर टैरिफ बढ़ता है, क्योंकि कंज्यूमर किसी हालत में नहीं होगा कि वो इतना ज्यादा टैरिफ पे कर पाए। थैंक यू अंशुमन, बस यही 2 पॉइंट रखना चाह रहे थे, क्योंकि डिस्कॉम्स के बहुत जरूरी हो जाता है कि वो कोई भी इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले कि फिक्स चार्ज हम लोग, क्योंकि दिल्ली ने भी शायद ऐसा किया था। दिल्ली ने जैसा डीडी अग्रवाल साहब बता रहे थे कि वो जितना हम लोग जनरेटर्स को फिक्स चार्ज पे कर रहे हैं, उसी लाइन में वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि कंज्यूमर से भी रिकवर करा जाए। तो ये दिल्ली ने 2018 में किया था कि उसी तरह से उन लोगों ने फिक्स चार्ज चेंज कर दिए थे। बट आई थिंक 2020 में या 2019 में शायद 1 साल वो चीज चली, वापस से उन लोगों ने फिक्स चार्ज ऑलमोस्ट 90% कम कर दिए। तो ऐसी केस स्टडीज हैं बताती है डिस्कॉम्स ने फिक्स चार्जेस को जनरेटर्स के साथ लाइन किया, वापस से दोबारा वही उसी पर ले आए जो पहले थे। तो उसका कोई पॉइंट नहीं होगा कि आप कुछ इस तरह के मैकेनिज्म को रोल आउट करें वापस से, उसको फिर वापस से टेक बैक करें, कोई पॉइंट नहीं होगा। आपकी फाइनेंशियल वायबिलिटी और खराबी होगी, क्योंकि कंज्यूमर्स का ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सिस्टम में। अगर वो इरोड होता है तो आई थिंक उसको वापस गेन करने में उनको फिर से वही टाइम लगेगा जो हमेशा से लगता आ रहा है। थैंक यू अंशुमन। थैंक यू प्रतीक।
तो I'll just share कि current MYT petitions में भी है अंडर टैरिफ रेशनलाइजेशन के प्रपोजल्स में डिस्कॉम राजस्थान के डिस्कॉम्स ने भी फिक्स कॉस्ट जो है उनके 5% एनर्जी चार्जेस में शिफ्ट करने की बात कही है। अगेन अ स्टेप इन द सेम डायरेक्शन। हम कुछ और क्वेश्चंस ले सकते हैं अभी, अगर कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहे इस एनालिसिस से संबंधित, या प्रतीक से, या रोहित सर से, या जो बाकी जो लोग हैं उपस्थित हैं उनसे, AK बोरा सर से, DD अग्रवाल जी से। अंशुमन, अगर मैं जस्ट ऐड करूं तो रोहित सर जो बोल रहे थे और प्रतीक ने भी बोला, राजस्थान ने जो लो इनकम कैटेगरीज के या लोअर स्लैब्स के लिए 100 रुपीज फिक्स चार्ज ऑन कंजम्पशन बेसिस प्रपोज किया हुआ है पिछले साल से जो चल भी रहा है। इसके अगेंस्ट हमने उसका लगभग 50% रिडक्शन करके 50 रुपीज फिक्स चार्ज प्रपोज किया है। एंड जो सर की बात थी कि जो आर्टिफिशियल सप्रेशन का आता है इशू, तो उसमें ये भी हमारे एनालिसिस देखा कि एटलीस्ट फॉर लोअर इनकम एंड मिडल लोअर इनकम कैटेगरीज के लिए एंड कंजम्पशन कैटेगरीज के लिए वो कर्व काफी स्मूथ है। ये जब हम कैटेगरी 5 और 6 पे जाते हैं एंड वेयर आर assumption is they are people who are living in flats and who are at least have one air conditioner, who can afford to run at least one conditioner, we are assuming that they are actually the ones who will be paying the higher tariff. इस पे और भी कुछ पॉइंट्स हैं, I'll share in the end. थैंक यू सिमरन। मेरा क्वेश्चन है कि जो प्रेजेंट टैरिफ है, प्रेजेंट टैरिफ में जो प्रपोज टैरिफ है, इसमें 5% कंजम्पशन रेट कम की है, इलेक्ट्रिसिटी रेट कम की है और फिक्स चार्जेस बढ़ा रहे हैं, तो इससे ओवरऑल रेवेन्यू में कोई फर्क आएगा? नहीं सर, ओवरऑल रेवेन्यू में फर्क नहीं आएगा। उन्होंने अपनी फिक्स कॉस्ट को रैशनलाइज करने की कोशिश की है बेसिकली, तो फिक्स कॉस्ट को कम करके एनर्जी चार्जेस को उतना ही बढ़ाया है सर बेसिकली। तो ओवरऑल टैरिफ पे और इनका जो ARR है डिस्काउंट्स का, उस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है सर। बार बार ये जो चेंजेस करते हैं उससे कंज्यूमर उसको पूरी तरह समझ नहीं पाता है और वो क्रिटिसिज्म का बेस बन जाता है। क्योंकि बिल, अगर आप बिल को देखें तो मेरे जैसा आदमी भी एक बार, क्योंकि बिल में सही ढंग से प्रिंटिंग आती नहीं है, मिसलेनियस चार्जेस ऊपर नीचे आते हैं, डेबिट्स क्रेडिट्स ऊपर नीचे आती है, और ये जो चेंजेस करते हैं इसका पूरा लोगों को ज्ञान होता नहीं है, विच रिजल्ट्स इनटू शॉर्ट ऑफ ए बैड इमेज फॉर द। डेफिनेटली सर, बिल की विसंगतियां एक अलग बड़ा चैप्टर है सर, जिसपे हम एक और वेबिनार चेंजेस करते हैं, चेंजेस को सही ढंग से सबमिट नहीं कर पाते। जी जी जी। प्रतीक, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं DD अग्रवाल साहब के पॉइंट को कह रहा था, बिल वाला इशू बहुत बड़ा है ना। आई थिंक हम लोग उस पे 23 मार्च को एक इवेंट रख रहे हैं, वेबिनार रख रहे हैं, उसमें हमने सिमरन को बुलाया उनके व्यूज जानने के लिए कि राजस्थान में कितनी बुरी हालत है बिल्स की। तो आई थिंक यहीं से फ्लेवर मिल रहा है कि डेफिनेटली बहुत चैलेंजेस हैं बिल्स में। जी, थैंक यू प्रतीक। कोई प्रश्न मुझे लग नहीं रहा कोई पूछना चाह रहा है। MNIT के स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं काफी। अगर कोई प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ सकता है, अन्यथा हम क्लोजिंग रिमार्क्स की तरफ बढ़ सकते हैं। Simran, I would like to invite you for closing remarks. थैंक्स अंशुमन एंड थैंक यू एवरीबॉडी। आप सभी का हार्दिक मतलब थैंक्स करता हूँ मैं पार्टिसिपेट करने के लिए। MNIT के स्टूडेंट्स का मेंशन किया तो वी विल आल्सो लाइक टू एक्नॉलेज that in preparation of submission for these MIT petitions, Rohit Vakar students have been really active in supporting us, since we are very low staffed and the task of working on this submission was Herculean. Pratik, do you want to add something before I close? Okay, sorry, I saw your hands raised. So I'll definitely want to appreciate their effort and their active engagement in the process of creating accountability, some sense of accountability in terms of decision making in the power sector of in Rajasthan. क्लोज करने से पहले मैं ये कहना चाहता था कि हमारे लिए एक कंटिन्यूस धर्म संकट रहता है कि क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है।
हमारे से साथ जो फील्ड से जुड़े हुए काफी लोग हैं, उनकी काफी महत्वाकांक्षाएं हैं और सही जायज महत्वाकांक्षा है कि लोगों पे जो टैरिफ का अनुचित बर्डन है वो डेफिनेटली कम होना चाहिए। ये स्टडी और एनालिसिस करते हुए इसमें काफी कमियां हैं, इसका भी मैं एक्नॉलेजमेंट करना चाहता था। ये हमने एक डेस्क पे बैठ के स्टडी की है, इसको फील्ड से जोड़ने की बहुत जरूरत है, फील्ड में जाके देखने के लिए कि एक्चुअली में जो 50 यूनिट कंज्यूम कर रहा है और 75 यूनिट कंज्यूम कर रहा है, उनकी आर्थिक आय कितनी है, उनकी आर्थिक आय में कैश फ्लो में मंथ टू मंथ और या सीजन से सीजन कितना वेरिएशन आता है, कब उनके पास पैसा होता है, कब नहीं होता है। सो बहुत सारे इश्यूज हैं। डेफिनेटली हमने काफी सीमाओं के अंदर अनफॉर्चुनेटली हमें काम करना था। जैसा कि साक्षी ने बोला कि जो स्लैब्स डिस्कॉम ने प्रपोज किए हैं, हमने वही टैरिफ स्लैब्स मेंटेन किए हैं, क्योंकि उन्होंने जो डेटा दिया था उसके साथ हमारा जो प्रपोज टैरिफ स्ट्रक्चर था उसका एनालिसिस करने में काफी आसानी हो रही थी हमें। फर्दर हमने ये भी इंश्योर किया है कि डिस्कॉम को टैरिफ स्ट्रक्चर ये अडॉप्ट करें, फॉर एग्जाम्पल तो उनके अल्टीमेट रेवेन्यू जो उनकी सेल्स प्रोजेक्शंस हैं अक्रॉस डिफरेंट स्लैब्स, तो रेवेन्यू पे अल्टीमेटली 0% इम्पैक्ट है। तो ऐसा नहीं है कि उनके टैरिफ स्ट्रक्चर का कोई घाटा होगा। ये एक अलग सवाल है कि क्या डोमेस्टिक कैटेगरी को हमें और सब्सिडाइज करना चाहिए, क्या हमें जब हमारा यूटिलाइजेशन ऑफ असेट्स लो है तो हायर कंजम्पशन कैटेगरीज को इंसेंटिवाइज करने के लिए हमें एक अट्रैक्टिव टैरिफ देना चाहिए। बट मेरे ख्याल से हमारा जो प्राथमिक दायित्व है वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की तरफ होना चाहिए और हमारा अवश्य है। तो इसीलिए हमने ये इंश्योर करने की चेष्टा जरूर की है कि जो बेनिफिट मिलता है उनको जरूर मिले। और इससे मानना ये भी है, जैसे कि कमेंट्स आए अग्रवाल साहब के, प्रतीक के भी, इससे अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी तो डेफिनेटली हो सकता है चोरी की जो इंसिडेंसेस हैं या आर्टिफिशियल सप्रेशन के इंसिडेंसेस हैं वो कम हो। आर्टिफिशियल सप्रेशन पे आई थिंक डिस्कॉम को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए पड़ेगी एट द एंड ऑफ द डे, कि अगर मीटरिंग में चोरी की गड़बड़ हो रही है उसके कारण से हम उन कंज्यूमर्स को इफेक्ट नहीं उन पे इफेक्ट नहीं आना चाहिए जो जिनकी मासिक आय 2-3-4 हजार रुपए या 5 हजार रुपए से कम है। तो ये काफी मतलब सामाजिक चेतना का भी इशू है और गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी का, रेगुलेटरी अकाउंटेबिलिटी का भी इशू है। सोशल कॉन्शियसनेस इन टैरिफ डिजाइन हमें डिस्कॉम से काफी मिसिंग लगी जब हमने एनालिसिस किया कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस नहीं था। तो इसीलिए हम चाहते थे कि अब मंडे को लास्ट डेट है तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बने कि ये एक मेजर इशू है जिसको कलेक्टिवली एड्रेस किया जा सकता है। बाकी आप अपने अपने सुझाव को लेके इंडिपेंडेंट हैं, बस कॉमन शेयरिंग थी, जिसको जैसा ठीक लगे वो सुझाव आगे ले जा सकते हैं। बट आप सभी का जुड़ने के लिए और आप सभी का कमेंट्स और सजेशन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा रहेगी कि आगे भी जुड़ के हम साथ में जनहित के लिए एडवोकेसी करते रहें। धन्यवाद। Thank you, Simran. Thank you.